भारतीय इतिहास के कई पन्ने उन हिंदू नायकों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने कठिन सैन्य अभियानों के माध्यम से उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर अपनी विजय पताका लहराई हुई थी। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों ने अपने इतिहास की किताबों में उन नायकों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और सम्राट समुद्रगुप्त की कहानी उन्हीं राजाओं में से एक की है। आइए दर्शकों, शुरू करते हैं सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और कहानियों को जानते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। कई इतिहासकारों और शिलालेखों के अनुसार सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में सौयों लड़ाइयां लड़ी, अपनी सैकड़ों लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी और अपना एक ऐसा इतिहास बनाया जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसे हमें पढ़ाया तक नहीं जाता है। सम्राट समुद्रगुप्त सदैव अपनी व्यक्तिगत शक्तियों पर भरोसा करते थे और उनके काल के सिक्के इस बात की गवाही देते हैं कि वे एक कला के संरक्षक, एक कट्टर और बहादुर नेता थे। सम्राट समुद्रगुप्त शक्तिशाली गुप्त वंश के एक महान शासक थे जिन्हें इतिहास में भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय महाद्वीप का यह हिस्सा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इनका कोई एक और शक्तिशाली नेता नहीं बचा था, ये आपस में ही लड़ने को तैयार थे। हालांकि गुप्त वंश के संस्थापक के लिए आज भी बहस जारी है कि श्रीगुप्त इनके संस्थापक थे या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, परंतु कुछ इतिहासकारों के माध्यम से और कुछ शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, जो उन्हें एक शक्तिशाली साम्राज्य का नेता और एक शक्तिशाली शासक बनाता है। सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त और कुमार देवी के पुत्र थे। उनका शासनकाल 335 ईसा पूर्व से लेकर 370 या 380 ईसा पूर्व तक का काल था। इलाहाबाद प्रशस्ति में इस महान राजा के जीवन काल और यह सैन्य विजय के बारे में एक संक्षेप जानकारी देखने को हमें मिलती है। सम्राट समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी क्षमता वाले राजा थे, विद्या के भी महान प्रेमी थे। उन्हें संगीत में भी अत्यधिक लगाव था। उन्हें कवियों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल के सिक्के उन्हें बीड़ा बजाते हुए दर्शाते हैं, जो कि यह प्रमाणित करता है कि उन्हें संगीत से कितना लगाव था। उनके सिक्के उन्हें पृथ्वी पर भगवान के रूप में भी दर्शाते हैं, जो स्पष्ट रूप से उनके वास्तविक व्यक्तित्व को दर्शाता है। इन सभी के अलावा उनके उल्लेखनीय शासनकाल के दौरान वैदिक संस्कृति का कायाकल्प फिर से हुआ। अश्वमेध यज्ञ और ब्राह्मणवादी परंपरा संस्कृति जैसे अनुष्ठानों ने अपनी प्रतिष्ठा वापस पाली। सम्राट समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और विजय। समुद्रगुप्त के अभियानों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में गुप्तों का एक जबरदस्त उदय होता है। जैसा कि अभी ऊपर हमने जाना, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में जो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जानकारी हमें मिलती है वो इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो उसका जवाब है विंसेंट स्मिथ ने सम्राट समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति हमें बताता है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने कम से कम 9 शासकों के राज्यों को हराया और उनके राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सम्राट समुद्रगुप्त की सेनाओं से भिड़ने वाले राजाओं के नाम में नागसेन, गणपति नागा जो कि मथुरा के नागा शासक के परिवार से थे, अच्युत और चंद्रवर्मन थे। इन सभी के अलावा अन्य 5 राजाओं के नाम हैं रुद्रदेव, मटीला, नागदत्त, नंदिन और वलवर्मन भी सम्राट समुद्रगुप्त की सेना से हारने वाले शासकों में शामिल है। इन सभी राजाओं को हराने के बाद सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर भी प्रस्थान किया था। दक्षिण में भी अपने सैन्य अभियान चलाए थे। वास्तव में हमने अनगिनत बार यह सुना कि मध्ययुगीन काल के दौरान अनेक सल्तनतों ने दक्खन के रास्ते दक्षिणी भारत पर हमला किया था, लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त ने इसके लिए एक अलग ही रास्ता अपनाया। सम्राट समुद्रगुप्त ने
पूर्वी हिस्से से उड़ीसा और पूर्वी तटीय क्षेत्र के माध्यम से अपने दक्षिणी अभियान की शुरुआत की थी। अच्छा, यहां पर यह जानना अत्यधिक जरूरी है कि जैसे कि उन्होंने उत्तर भारत में एक शक्त सैन्य अभियान चलाया था, वहीं उन्होंने दक्षिण में जाकर एक उदार पूर्वक सैन्य अभियान चलाया। वहां पर उन्होंने पूरी तरह से राज्यों को अपने कब्जे में नहीं किया था, बल्कि उनको अपने अधीन करके वहां पर शासन करने के लिए छोड़ दिया था। कई इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि दक्षिणी भारत में सम्राट समुद्रगुप्त ने कम से कम 12 राजाओं को परास्त किया था और उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। पराजित राजाओं में कौशल के महेंद्र, महाकांतारा जो कि उड़ीसा के वन क्षेत्र के व्यागराज थे, पिशतपुरा के महेंद्रगिरी, गोदावरी जिले के पीठापुरम के राजा थे, वेंगी के हस्तिवर्मन, पलक्का के उग्रसेन और कांची के विष्णुगोप जो कि पल्लव के राजा थे, ये सभी शामिल थे। इस प्रकार इस महान हिंदू सम्राट ने अपने दम पर इन सभी राज्यों को जीता और अपना प्रभुत्व स्थापित किया, लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में इनके लिए कहीं जगह नहीं थी। हमें पढ़ाया गया तो मुगलों का इतिहास, विदेशियों का इतिहास, उन्हें महान बताया गया। क्या ये राजा अपने बलबूते पे महान न थे? क्या इन्होंने विजय प्राप्त न की थी? क्या इन्होंने भारत को संरक्षित नहीं किया था? क्या इन्होंने अखंड भारत की स्थापना नहीं की थी? क्या इन्होंने छोटे छोटे राज्यों में बटे सभी राज्यों को मिलाकर एक देश नहीं बनाया था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सैन्य अभियानों में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। पश्चिमी सीमा के क्षेत्रों पर आक्रमण करते ही सम्राट समुद्रगुप्त के साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों ने बिना किसी संदेह और बिना किसी डर के शक्तिशाली सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पश्चिमी मालवा के शक और पश्चिमी पंजाब के कुषाण साम्राज्य भी इनमें शामिल रहे। सम्राट समुद्रगुप्त का साम्राज्य हिमालय की तलहटी में लगभग पूरे उत्तर भारत से लेकर चिंगलपूट के पूर्वी तट के क्षेत्र तक विस्तारित था, जबकि दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के प्रदेशों तक या उससे आगे के क्षेत्रों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वतः ही स्वीकार कर लिया था और सामंतों द्वारा इन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जा रहा था। सिलोन अर्थात श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में एक बौद्ध मठ बनवाने का अनुरोध किया था। बदले में धार्मिक रूप से सहिष्णु हिंदू राजा ने इसके लिए अनुमति दे दी और सीलन ने बोध गया में एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। सम्राट समुद्रगुप्त का यह दयालु व्यवहार अन्य धर्मों के लिए उनके सहिष्णु रवैये को दर्शाता है। हालांकि मध्यकालीन भारत के किसी भी सुल्तान और पादशाह ने अन्य धर्मों के प्रति इस प्रकार की उदारता कभी नहीं दिखाई। सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल ने गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत को चिन्हित किया, क्योंकि यह उनके शासनकाल के दौरान ही था जब शक्तिशाली साम्राज्य सभी दिशाओं में विस्तारित हुआ और कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को पकड़ा। उनके बाद उनका पुत्र रामगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। धन्यवाद दर्शकों, वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।